वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 2 के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है चारपाई और इसके मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ये चैप्टर भी एक इंशाइया है। तो इंशाइया से मुतालिक ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 में मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर। अब जिन बच्चों ने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है, मैं लास्ट में इंशाइया से रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। फ़िलहाल मैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई? 1894, 1896, 1895 या 1897? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 में हुई थी। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? 1978, 1977, 1976, 1974? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल 1977 में हुआ था। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए? यूपी लखनऊ में, यूपी जौनपुर में, यूपी बनारस में, यूपी फर्रुखाबाद में? तो रशीद अहमद सिद्दीकी यूपी जौनपुर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? घर और मकतब से, घर और स्कूल से, चाचा से या फिर बड़े भाई से? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने इब्तिदाई तालीम घर और स्कूल से हासिल की थी। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? मेरठ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद कॉलेज से या जामिया मिलिया इस्लामिया से? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने एमए कहाँ से किया था? बर्लिन यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या फिर मेरठ यूनिवर्सिटी से? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने एमए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस ज़बान में एमए किया था? फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी या फिर जर्मनी लैंग्वेज में? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने एमए फ़ारसी ज़बान में किया था। अगला सवाल है, एमए करने के बाद रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहाँ मुलाजमत की थी? जामिया मिलिया इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, मेरठ कॉलेज में या फिर दिल्ली कॉलेज में? तो एमए करने के बाद रशीद अहमद सिद्दीकी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुलाजमत की थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किस शोबे के सदर बने थे रशीद अहमद सिद्दीकी? उर्दू के शोबे के यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट के, फ़ारसी के, अंग्रेज़ी के या फिर संस्कृत के? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे के ये उर्दू डिपार्टमेंट के सदर बने थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने आखिरी वक्त तक कहाँ रहकर तसनीफ़ व तालीम के काम किए थे? यानी कि आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे आखिरी वक्त में किस जगह पर रहकर? अलीगढ़ में, दिल्ली में, मेरठ में या फिर लखनऊ में? तो आंसर होगा अलीगढ़। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ख़ास मैदान क्या है? यानी कि वो किस टाइप के आर्टिकल्स लिखते थे? तसनीफ़ व तारीफ़ को ध्यान में रखकर बताना है। कौमी इतिहाद पर लिखते थे, तंज़ो मज़ाह पर, तंज़ो मिज़ाह, इस्लाह पर या फिर आज़ादी पर? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ख़ास करके तंज़ो मिज़ाह लिखा करते थे जिससे लोगों की इस्लाह हो सके, सुधार हो सके। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी मशहूर इंशाइया निगार होने के साथ साथ मशहूर पेश भी थे? मज़मून निगार, सवानी निगार, खाके निगार या फिर शायर? तो रशीद अहमद सिद्दीकी मशहूर इंशाइया निगार होने के साथ साथ मशहूर खाका निगार भी थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी अपनी बात को कैसे कहते थे? इशारों, किनाइयों और चिपते हुए जुमलों के साथ, तंज़ो मज़ाह के साथ, बाबुलंद या सहल ज़बान के अंदर? तो रशीद अहमद सिद्दीकी जब अपने आर्टिकल्स लिखते थे तो अपनी बात को समझाने के लिए इशारों का, किनाइयों का और चिपते हुए जुमलों का इस्तेमाल करते थे। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को किस सिन्फ का यानी कि कौन सी टाइप का पहला शायर कहते हैं? गज़ल का, नज़म का, पैरोडी का या अदबी मज़ाह निगारी का? तो रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मज़ाह निगारी का शायर कहते हैं। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी किस एतराफ़ की वजह से हुकूमत हिंद ने उनको एजाज़ दिया था? अदबी खिदमत की वजह से, यानी कि अवार्ड किस वजह से दिया था रशीद अहमद सिद्दीकी को? तालीमी खिदमत की वजह से, मज़मून निगार होने की वजह से या इस्लाह करने पर कौम की?
तो रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी खिदमत की वजह से अवार्ड दिया था। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने कौन सा एजाज़ दिया था? तो पद्मश्री दिया था। याद रखेंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री दिया था। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने कब पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा था? 1964, 1962, 1963 या 1961? तो रशीद अहमद सिद्दीकी को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री 1963 में दिया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुंदा, गुंजाए गिरा माया, आशुफ्ता बयानी मेरी, हम नफसानी रफ्ता, तंज़ियात व मज़हक़ात, ज़ाकिर साहब, शेख नियाज़ी, मज़ामिन रशीद और जदीद गज़ल किसकी तसानीफ़ों के नाम हैं? तो आपको इन सभी तसानीफ़ों के नाम याद रखने हैं। 2 तसानीफ़ के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये कौन से मुसन्निफ़ की तसानीफ़ हैं, यानी कि उनके ज़रिए लिखा गया लेख है। तो मैंने इसको एक ही क्वेश्चन में लिख दिया है, पर आप याद कर लेना, कोई भी 2 ऑप्शन में पूछे जा सकती हैं। तो आप टिक करेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी के ज़रिए लिखे गए आर्टिकल्स के नाम हैं ये। अगला है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहाँ वफ़ात पाई थी? दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ या इलाहाबाद? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल अलीगढ़ में हुआ था। सबक चारपाई के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो सबक चारपाई के मुसन्निफ़ कौन हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। अगला सवाल है, सबक चारपाई नस्र की कौन सी किस्म है? मज़मून है, सवाने हैं, खाका है या फिर इंशाइया है? तो सबक चारपाई नस्र की इंशाइया है नस्र में। रशीद अहमद सिद्दीकी ने सबक चारपाई में किसके इस्तेमाल पर रोशनी डाली है? झाड़ू, आंगन, चारपाई या फिर बिस्तर? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने इस सबक चारपाई में चारपाई के इस्तेमाल पर रोशनी डाली है। अगला सवाल है, चारपाई किस लिए इस्तेमाल की जाती है? खाना खाने और बैठने के लिए, आराम करने और सोने के लिए, मेहमानों की खातिर तवज्जो के लिए या आराम करने और खाना खाने के लिए? तो चारपाई आराम करने और सोने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ होती है। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने सबक चारपाई में किस चीज़ के मुख्तलिफ इस्तेमाल बताए हैं? बर्तनों के, झाड़ू के, आंगन के या फिर चारपाई के? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने सबक चारपाई में चारपाई के मुख्तलिफ इस्तेमाल के बारे में बताया है। अब अगला सवाल है, चारपाई और मज़हब किसका ओढ़ना बिछोना है? बच्चों का, मुसन्निफ़ का, हिंदुस्तानियों का या फिर लोगों का? तो चारपाई और मज़हब हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है। अगला सवाल है, हम कहाँ से आखिरत का रास्ता लेते हैं? चारपाई, ज़मीन, मस्जिद या फिर कब्र? तो हम आखिरत का रास्ता चारपाई से लेते हैं। अगला सवाल है, हमको चारपाई पर इतना एतमाद है जितना बरतानिया को देश पर है? अपनी हुकूमत पर, अपनी ताकत पर, ICR पर या अवाम पर? तो हमको चारपाई पर इतना एतमाद, इतना यकीन है जितना बरतानिया को ICR पर। अगला सवाल है, चारपाई की मिसाल किससे दी जाती है? कौम से, रियासत के मुलाजिम से, तालिब इल्म से या फिर उस्ताद से? यानी कि चारपाई की मिसाल किससे दी जाती है? तो चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दी जाती है। अगला सवाल है, चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से क्यों दी जाती है? जिस तरह रियासत के मुलाजिम से मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं, वैसे ही चारपाई से भी मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। जिस तरह रियासत का मुलाजिम वफ़ादार होता है, उसी तरह चारपाई भी वफ़ादार होती है। जिस तरह रियासत का मुलाजिम निडर होता है, वैसे ही चारपाई भी निडर होती है। जिस तरह रियासत का मुलाजिम सेवा करता है, उसी तरह चारपाई भी लोगों की सेवा करती है। तो आंसर होगा कि चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से इसलिए दी जाती है क्योंकि जिस तरह रियासत के मुलाजिम से मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं, वैसे ही चारपाई से भी मुख्तलिफ़ काम लिए जाते हैं। अगला सवाल है, चारपाई पर फ़िक्र व सुकून करने से क्या मुराद है? कौम की फ़िक्र करने से, शेर व शायरी करने से, घर की फ़िक्र करने से या तालीम पर तवज्जो देने से? तो चारपाई पर फ़िक्र सुकून करने का मतलब है शेर व शायरी करना। चारपाई पर बैठकर फ़िक्र कौम करने से क्या मुराद है? लीडर कौम के बारे में सोचता था, लीडर कौम को रास्ता दिखाता है, लीडर कौम की भलाई करता है या लीडर लोगों को चारपाई पे बैठकर मुखातिब करता है?
तो लीडर चारपाई पर बैठकर लोगों को मुखातिब करता है। अगला सवाल है, चारपाई हमारे लिए देश की हैसियत रखती है, मुलाजिम की, दोस्त की, इस्लाह या फिर आराम की। इस्लाह करने वाली, यहाँ पर इस्लाह करने वाली होगा। तो चारपाई हमारे लिए एक मुलाजिम की हैसियत रखती है क्योंकि ये हमारे मुख्तलिफ काम निकालती है। अगला सवाल है, शायर चारपाई पर बैठकर क्या करता है? बातचीत, आराम, फ़िक्र सुखन या मुलाजमत। तो शायर चारपाई पर बैठकर फ़िक्र सुखन यानी कि शायरी करता है। साहब को कोई ऐसी डिश न थी जो उनको दी जा सके। आसामी, एजाज़, काम या फिर चीज़। तो साहब को कोई ऐसी आसामी न थी जो कि उनको दी जा सके। आसामी का मतलब है नौकरी। अगला सवाल है, आसामी के मायने क्या हैं? वही सवाल आ गया। तो आसामी मतलब होता है नौकरी। अगला सवाल है, लाट साहब ने किसके ओहदे पर नौकरी पाई थी? लाट साहब ने, जो कि विलायत से आए थे, उन्होंने किसके ओहदे पर नौकरी पाई थी? डॉक्टर के, वकील के, सिविल सर्जन के या फिर उस्ताद के। तो लाट साहब को सिविल सर्जन का ओहदा मिला था। लाट साहब रियासत में नौकरी पाने के लिए किसकी जगह पर इक्तिफा करना चाहते थे, यानी कि किसकी जगह पर आना चाहते थे? राजा, वज़ीर, प्रिंसिपल या फिर उस्ताद। तो लाट साहब रियासत में नौकरी पाने के लिए राजा की जगह पर इक्तिफा करना चाहते थे। अगला सवाल है, लाट साहब कहाँ से आए थे? विलायत पास होकर, जेल में रहकर, दूसरे शहर से या फिर दूसरे महल से। तो लाट साहब विलायत पास होकर आए थे, यानी कि विलायत से पढ़ लिख कर आए थे। रियासत के सिविल सर्जन कहाँ गए हुए थे? रुखसती पर, आराम करने, ज़रूरी काम से या रियासत की फ़िक्र में छुट्टी पर थे। तो जो कि रियासत के सिविल सर्जन थे वो रुखसत पर गए हुए थे। अगला सवाल है, रियासत में सिविल सर्जन के वापस आने पर किस पर फालिज गिर गया? डॉक्टर, इंजीनियर, जज या फिर राजा। तो रियासत में सिविल सर्जन के वापस आने पर इंजीनियर पर फालिज गिर गया। सिविल सर्जन के वापस आने पर लाट साहब को कौन सी नौकरी दी गई? उस्ताद की, इंजीनियर की, डॉक्टर की या फिर प्रिंसिपल की। तो सिविल सर्जन के वापस आने पर अब लाट साहब को इंजीनियर की नौकरी दे दी गई। पहले सिविल सर्जन बनाया गया था, सिविल सर्जन वापस आ गया तो लाट साहब को इंजीनियर बनाया दिया गया क्योंकि वो विलायत पास होकर आए थे। यानी कि यहाँ पर रियासत के नौकर की बात की जा रही है कि एक नौकर से किस तरह से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। अगला सवाल है, आखिरी बार लाट साहब को नौकरी के बारे में क्या खबर सुनी गई कि वे प्रिंसिपल बन गए, वो जज बन गए, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए या वो रियासत के वज़ीर बन गए। तो आखिरी बार लाट साहब की नौकरी के बारे में सुना गया था कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगला सवाल है, फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, सफ़र आखिरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में किसी चीज़ की हाजित नहीं। ये इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? चांद बीबी, चारपाई, हजे अकबर या देहात की ज़िंदगी। तो ये इक़्तिबास सबक चारपाई से माखूज़ है। अगला सवाल, हाजित के मायने क्या है? ज़रूरी, चाहत, बढ़ाई या छिपाना। तो हाजित के मायने हैं चाहत के। रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को मुलाजिम से ज़्यादा कारआमद क्यों कहा है? क्योंकि चारपाई से फ़ायदे हैं। चारपाई पैसे नहीं लेती। चारपाई अनगिनत कामों में इस्तेमाल की जाती है। चारपाई कभी थकती नहीं है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को मुलाजिम से ज़्यादा कारआमद इसलिए बताया है क्योंकि चारपाई से अनगिनत कामों में इस्तेमाल लिया जाता है चारपाई को। अगला सवाल है, चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है, इससे क्या मुराद है? यानी चारपाई टूट जाती है, यानी चारपाई इस्तेमाल के काबिल नहीं बचती, यानी चारपाई पुरानी हो गई है, यानी चारपाई खो गई है। तो चारपाई पेंशन के करीब पहुंचने से मतलब है यानी चारपाई इस्तेमाल के काबिल नहीं बची। अगला सवाल है, चारपाई जब पेंशन के करीब पहुंच जाती है तो उसे कहाँ रख दिया जाता है? कोठरी में, पिछवाड़े में, छत पर या घर से बाहर। तो जब चारपाई पेंशन के करीब पहुंच जाती है तो उसको कोठरी में रख दिया जाता है। अगला सवाल है, चारपाई जब पेंशन के करीब पहुंच जाती है तो उस पर क्या इकट्ठा करते हैं? साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा, साल भर के आलू का ज़ख़ीरा, साल भर का लहसुन का ज़ख़ीरा या साल भर के राशन का सामान। तो चारपाई जब पेंशन के करीब पहुंच जाती है तो उस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा रख दिया जाता है।
एक बार देहात में मुसन्निफ़ को रात को कैसी चारपाई दी गई थी जो कि पेंशन याफ्ता थी, टूटी हुई थी, ढीली थी या बहुत पोसीदा थी। तो एक बार जब मुसन्निफ़ देहात में थे तो उन्हें ऐसी चारपाई दी गई थी जो कि पेंशन याफ्ता थी और उस चारपाई के ऊपर जो प्याज रखी थी वो चारपाई के नीचे डाल दी थी, जिसकी स्मेल की वजह से मुसन्निफ़ को पूरी रात नींद नहीं आई थी। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ को जिस पेंशन याफ्ता चारपाई पर सुलाया गया था उसके नीचे क्या चीज़ रख दी गई थी? तो प्याज रखी गई थी। चारपाई एक अच्छे डिश के काम भी आती है, बक्स के, सहन के, बिछोने के या फिर तख्त के। तो चारपाई एक अच्छे बक्से के भी काम आती है। अगला सवाल है, हुकूमत भी चारपाई पर से होती है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई से डैश होते हैं, विराजमान होते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं या हुक्म देते हैं। तो हुकूमत भी चारपाई से होती है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई पर विराजमान होते हैं। अगला सवाल है, आलत सज़ा के तौर पर चारपाई पर क्या होता है, यानी कि सज़ा देने का क्या सामान रखा जाता है? हाथ पाँव ज़बान के अलावा डंडा और जूता, हाथ पाँव ज़बान के अलावा झाड़ू, हाथ पाँव ज़बान के अलावा तख्ता, हाथ पाँव ज़बान के अलावा चिमटा। तो आलत सज़ा के तौर पर चारपाई पर हाथ पाँव ज़बान के अलावा डंडा और जूता भी रखा जाता है। तामलुट के क्या मायने हैं? तामलुट कहते हैं बग़ैर टोटी का लोटा, जैसे कि डुंगिया। अगला सवाल है, जान लेकर भागना मुहावरे के क्या मायने हैं? जान कर भागना, जान बचा कर भागना, जान से खेलना या जानकर तेज़ भागना। तो जान कर भागना मुहावरे का मतलब है जान बचा कर भागना। अब बच्चों, मैंने बताया था कि ये चैप्टर एक इंशाइया है, तो इंशाइया की ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर 1 में बता दिए हैं। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंशाइया वाले क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े हैं तो मैं अब लास्ट में बता देती हूँ कि इंशाइया किसे कहते हैं। देखो, इंशाइया भी मज़मून का एक प्रकार होता है, मगर मज़मून में हंसी ठिठोली की बातें नहीं लिखी जाती हैं। इंशाइया के अंदर पुरलुत्फ़ अंदाज में थोड़ी सी हंसी ठिठोली की बातें लिखी जाती हैं। इंशाइया को भी मज़मून की तरह लिखा जाता है। तो इंशाइया की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी नसरी तहरीर जिसमें किसी ख़याल, जज्बे, किसी अहम या गैर अहम वाक़ये या फिर कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाए, उसको इंशाइया कहते हैं। तो इंशाइया पर टिक कर दोगे। बस ये मज़मून की तरह ही होता है, बस इसमें क्या फ़र्क होता है कि इसमें किसी भी जज्बे या किसी भी कैफियत को, किसी भी बात को पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किया जाता है। अगला सवाल है, इंशाइया को लिखने की पहली शर्त क्या होती है? ज़हनी तरंग और फ़िक्र अंगेज़ ख़याल, शगुफ्तगी और ख़याल आफरीनी, आज़ाद ख़याली और ख़याल आफरीनी या पुरलुत्फ़ अंदाज और शगुफ्तगी। तो इंशाइया को लिखने की पहली शर्त है शगुफ्तगी और ख़याल आफरीनी। अगला सवाल है, इंशाइया का बुनियादी वस्फ़ क्या है, यानी कि बुनियादी चीज़ इंशाइया के लिए क्या ज़रूरी है? मिज़ा, शगुफ्तगी, ख़याल आफरीनी या पुरलुत्फ़ अंदाज। तो इंशाइया का बुनियादी वस्फ़ है मिज़ा। अगला सवाल है, इंशाइया के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इसमें हिकमत के साथ डैश है और मकसदियत के साथ डैश है। ये दोनों चीज़ें इसमें इस तरह मिल जाती हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन है। क्या है वो? मज़ा और शगुफ्तगी, हिमाकत, बेमकसदियत, जज्बा और ख़याल आफरीनी या अदबी मज़ा। तो इंशाइया के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इसमें हिकमत के साथ हिमाकत भी है और मकसदियत के साथ बेमकसदियत भी है, और ये दोनों ही चीज़ें इंशाइया से कभी अलग नहीं की जा सकती। अगला सवाल है, इब्तिदा में इंशाइया को डैश की एक किस्म समझा जाता था, तो मज़मून की एक किस्म समझा जाता था। उर्दू में इब्तिदात में तमसीली इंशाइया भी लिखे गए जिन्हें डैश कहा गया, पैरोडी, सवाने, रमसिया या कहानी। तो इब्तिदा में जो तमसीली इंशाइया लिखे गए थे उन्हें रमसिया कहा गया था। तमसीली इंशाइया की मिसाल मुल्ला वजी के ज़रिए लिखा गया डैश इंशाइया है, उसका नाम क्या है? सबरस, सबरंग, सबशे या सबरू। तो उसका नाम है सबरू। तमसीली इंशाइया का मुल्ला वजी के ज़रिए लिखा गया। तमसीली इंशाइया की मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक मारूफ तसनीफ़ भी है, उस मारूफ तसनीफ़ का नाम क्या है? आज़ाद ख़याली, आज़ाद रंग, नेरंगे ख़याल या ख़याल हुसैन।
तो तमसीली इंशाइये की मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मारूफ तसनीफ़ है जिसका नाम है नेरंगे ख़याल। अब्दुल हलीम शरर, हसन निज़ामी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, कन्हैया लाल कपूर, ये सभी मशहूर इंशाइया निगारों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये इंशाइया से रिलेटेड भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने पढ़कर बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।